एक तरफ भारत ने निंदा प्रस्ताव में हामी भर के यह स्पष्ट जाहिर कर दिया कि वो किसी भी तरह से युद्ध के पक्ष में नहीं है, तथा भारत ने तो स्पष्ट रूप से यह भी कह दिया है कि कोई भी युद्ध की परिस्थिति को टाला जाकर बातचीत से रास्ता निकालने के प्रयास किए जाना चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थितियों में किसी देश को दूसरे देश के साथ अपनी समस्या के समाधान के लिए सिवाय बातचीत के दूसरा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। यह कहकर भारत ने अपनी पूर्व की विदेश नीति का अनुसरण करते हुए बहुत ही अच्छी प्रेरणा दुनिया को दी है। वहीं इस निंदा प्रस्ताव को रूस ने अपने वीटो पावर के चलते खारिज कर दिया है और निंदा प्रस्ताव को पारित होने से रोक दिया है। आप लोग जानते हैं कि दुनिया की स्थिति क्या है। एक तरफ कोविड के बाद महाशक्तियों के संतुलन में काफी बदलाव आया है। मेडिकल के जरिए कई सारे देश की इकोनॉमी में परिवर्तन आया है। पूर्व में जो 5 महाशक्तियां थी वो आज भी महाशक्तियां ही हैं, किंतु उनके परस्पर प्रतिस्पर्धा के चलते दुनिया की हालात खराब हो रहे हैं। एक तरफ से अगर यह सोचा जाए कि रूस को यूक्रेन पर हमला करने से क्या फायदा है, तो उसका अधिक से अधिक लाभ सिर्फ यह हो सकता है कि सोवियत यूएसएसआर को पुनः खड़ा करने से अधिक कोई बड़ा लाभ नहीं है। दूसरी तरफ यह देखें कि अगर इन युद्धों से सोवियत यूएसएसआर के अन्य देश सावचेत हो जाते हैं और वो भी युद्ध के लिए तैयार होने लगते हैं, तो सबसे बड़ी खपत जो बढ़ेगी वो खपत बढ़ेगी आर्म्स और हथियारों की। आर्म्स और हथियार की मांग अगर बढ़ती है तो दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका और फ्रांस को है। अमेरिका और फ्रांस शायद कहीं ना कहीं कोविड के बाद प्रतिस्पर्धा के इस दौर में पिछड़े हैं। ऐसी स्थिति में उभरने के लिए, इस स्थिति से उभरने के लिए एक रणनीतिक फैसले के जरिए यह तय किया गया है कि किसी न किसी तरीके से युद्ध सामग्रियों का विक्रय बढ़े और युद्ध सामग्रियों के विक्रय बढ़ने से वापस आर्थिक प्रतिस्पर्धा में वो देश आगे आएंगे जो पहले टॉप पर थे। हालांकि 5 महाशक्तियों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। दुनिया की 5 महाशक्तियां वही हैं, किंतु प्रतिस्पर्धा के चलते युद्ध का होना अवश्यंभावी हो गया। आप लोग देखिए कि युद्ध के पहले की परिस्थिति में नाटो और अमेरिका ने यूक्रेन को पूरा विश्वास दिला रखा था कि वो उसके साथ है, लेकिन युद्ध प्रारंभ होते ही अमेरिका और नाटो ने स्पष्ट कह दिया कि हम किसी भी प्रकार से युद्ध में साथ नहीं हैं। और जब वो किसी भी प्रकार से युद्ध में साथ नहीं है, नहीं रह सकते, तो उन्होंने यूक्रेन को उकसाया क्यों? और जब यूक्रेन को उकसा कर युद्ध में लाकर छोड़ देने से जो परिस्थितियां परिवर्तित हुई, उससे एक तरफ रूस के लिए जरूरी हो गया कि यूक्रेन को दबाएं, दूसरी तरफ यूक्रेन के समकक्ष देशों के लिए जरूरी हो गया कि रूस से लड़े, रूस को रोके। रूस यूक्रेन पे कब्जा किए बगैर मानेगा नहीं और यूक्रेन की मदद करने के लिए यूक्रेन के समकक्ष रूस के टूटे हुए टुकड़े मदद किए बगैर मानेंगे नहीं, जिससे दुनिया में तीसरे महायुद्ध की स्थिति होगी। और इस तीसरे महायुद्ध की स्थिति होने से सबसे बड़ा फायदा आर्म्स बेचने वालों को है। जिस तरह कोविड ने मेडिकल बेचा, उस तरह युद्ध आर्म्स बेचेगा।
हर देश के लिए जरूरी हो जाएगा कि अपने रक्षा बजट में तुरंत बढ़ोतरी करके आर्म्स खरीदे। और जब रक्षा बजट में बढ़ोतरी करके आर्म्स खरीदे जाएंगे तो मोटे तौर पे इस प्रतिस्पर्धा में अमेरिका और फ्रांस एक बार फिर आगे आ जाएंगे। रूस का यूएसएसआर बनना जितना बड़ा इश्यू नहीं है, उतना बड़ा इश्यू यह है कि यूक्रेन को मदद करने के लिए उन देशों का आगे आना जो रूस के पूर्व के टुकड़े हैं। तो रूस से टूटे हुए देश अगर यूक्रेन की मदद के लिए आगे आते हैं तो ऑटोमेटिकली तीसरे महायुद्ध की स्थिति पैदा होगी। और तीसरे महायुद्ध की स्थिति पैदा होने पर प्रत्येक देश को अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी कि वो रूस के साथ है या यूक्रेन के साथ है। तो दुनिया के अधिकांश देश यूक्रेन के साथ रहेंगे, क्योंकि कमजोर को सहानुभूति मिलती है और मजबूत पे हमला होता है। तो रूस का एक बार और पतन होना संभव है, लेकिन इस रूस के इस बार पतन होने से रूस जो 5 महाशक्तियों के अंदर विराजमान है वो स्थिति भी खत्म हो जाएगी और रूस आने वाले समय में 5 महाशक्तियों के रूप में भी अपने आप को नहीं देख पाएगा। इस बात का अंदाजा रूस को नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वो यही है कि तीसरे महायुद्ध की स्थिति पैदा होने मात्र से दुनिया में हलचल हो चुकी है और दुनिया के राजनीतिक समीकरण शीघ्र ही बदलने वाले हैं।